अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे कारक एवं विभक्तियों का प्रयोग। तो हमने कारक पढ़ा और इसके बाद विभक्तियां पढ़ी, संबंधित नियम पढ़े। तो इससे काफ़ी कुछ जो है अनुवाद की, ट्रांसलेशन की आपको जानकारी हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम। अब एक बार ये देख लिया जाए कि अनुवाद कैसे किया जाता है, यानी हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन या अनुवाद कैसे किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम। संस्कृत व्याकरण, ठीक है, हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। अब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम। ठीक है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम। तो जब कोई भी हिंदी का वाक्य हमारे सामने होता है और उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस वाक्य का कर्ता क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक वाक्य दे दिया जाए, हरि पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए ये वाक्य दिया गया है, हरि पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वाक्य का कर्ता क्या है। ठीक है, अब कर्ता की पहचान कैसे की जाएगी? तो वाक्य में कौन शब्द लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्ता होता है। कौन पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिला हरि, तो हरि हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, दूसरी बात, फिर ये हम देखते हैं कि वाक्य में कर्म क्या है। अब दिए गए वाक्य में क्या लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्म कहलाता है। हरि क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक, तो पुस्तक हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो कर्ता हरि, ठीक है, समझने के लिए है, और कर्म पुस्तक। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा काम किस काल में हो रहा है। देखिए संस्कृत में 10 लकारें हैं, यानी 10 जो है काल हैं, लेकिन व्यवहार में 5 लकारें ही प्रयोग में है बहुतायत में। ठीक है, और टेट और सीटेट में इन्हीं लकारों का ही प्रयोग है। शेष जो 5 लकारें हैं उनसे केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए वो लकारें कौन कौन सी हैं। इधर देख लीजिए, लट लकार, वर्तमान काल, ठीक, मिरिट लकार, भूतकाल, ठीक है, लंग लकार,
भविष्य काल। लोट लकार, आज्ञार्थक, यानी सलाह या आज्ञा, सलाह तो नहीं लेकिन आज्ञा अगर दी जाए तो लोट लकार में वाक्य आएंगे। और फिर अंतिम है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ, ठीक है। सॉरी, तो अब इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? वर्तमान काल, वह बाजार जाता है, वे दोनों खाना खाते हैं, वे सब किताब पढ़ते हैं। ये प्रथम पुरुष के वाक्य हो गए। मध्यम पुरुष में भी इसी तरह से, तुम बाजार जाते हो, तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम सब बाजार जाते हो। और उत्तम पुरुष में मैं बाजार जाता हूँ, हम दोनों बाजार जाते हैं, या हम सब बाजार जाते हैं। तो ये हो गई लकार की बात। तो हम ये देखते हैं कि हमारा काम किस काल में हो रहा है। तो हमने देखा है यहाँ पर कि हमारा काम वर्तमान काल में यानी लट लकार में हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कर्ता किस वचन का है। तो जितने वचन का कर्ता होता है उतने ही वचन की क्रिया आती है। समझ आया? अब नियम एक, अब इस तरह से पहले हम इसका जो है अनुवाद कर लेते हैं। हरि ही, तो पहले आप एक कारक में पढ़ रखा है कि प्रथमे कर्ता या स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यानी हरि का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है वो हरि, और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म है हमारा पुस्तक, तो हरि पुस्तकम। ये अब हमने देखा कि हमारा काम वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। तो यानी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, और हमारा ये देखा जाता है कि हमारी धातु क्या है, क्रिया क्या है। तो पढ़ता है, ये पठ धातु है, ठीक है। तो पठ का लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन का जो रूप होगा वो होगा पठति। तो हरि ही पुस्तकम पठति। समझा गया? एक और देख लीजिए, तुम बाजार जाते हो, यह भी लट लकार का ही है, ठीक। तो त्वम आपणम, त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक। आपणम ये हमारा कर्म है, तो द्वितीया विभक्ति में अब देखिए ये हमारा मध्यम पुरुष से एक वचन है, तो गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। तो त्वम आपणम गच्छसि, ठीक है। मैं स्नान करता हूँ, ये भी लट लकार है। मैं स्नान करता हूँ। अहम यानी उत्तम पुरुष एक वचन, अहम स्नानम करोम, कुर धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक। तो ये हो गए आपके लट लकार के। अब देखिए संस्कृत में जो है
तीन वचन होते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, जैसे शाह, कौमा शाह, शाह माने वह, सा माने वह। सा जो है ये पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, दोनों का अर्थ होता है वह। फिर द्विवचन में तऊ, ते। ठीक, अब बहुवचन में ते, ताह। ठीक है, वयम। ते माने वे सब, ताह माने वे सब स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, और वयम माने हम सब। तव माने वे दोनों और ते माने वे दोनों। तव जो है पुल्लिंग के लिए है, ते स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक, तो क्रिया का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि क्रिया में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब मोटे तौर पर नियम क्या हो गए? पहला नियम देखिए, जितने नियम है, नियम पहला, जितने वचन का कर्ता होता है उतने वचन की ही क्रिया आती है। नियम 2, जिस पुरुष का कर्ता होता है जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष की क्रिया आती है। उसी पुरुष की क्रिया आती है। ठीक, तीसरा नियम, जिस काल का वाक्य होता है, यानी जिस लकार का, काल मीन्स लकार, मैंने अभी 5 लकारें बताई आपको, तो जिस काल का वाक्य होता है यानी जिस लकार का वाक्य होता है उसी काल, काल का मतलब लकार की क्रिया आती है।
अब अगला नियम है कारक चिन्हों के अनुसार कारक चिन्हों के अनुसार क्रिया और कारक चिन्हों के अनुसार अनुवाद किया जाता है। ठीक है। पांचवा नंबर, यदि किसी को कोई वस्तु देकर उससे वापस लेना होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं धोबी को वस्त्र देता हूँ। अब यहाँ देखिए, हाँ, वस्त्र, वैसे तो ये कर्म हमारा कर्मण द्वितीया, यानी वस्त्र हमारा कर्म है तो द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हम धोबी को जब वस्त्र देते हैं तो पुनः उससे वापस लेते हैं, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी। हम रजकस्य वस्त्रम वस्त्रम ददामि। समझ आ गया होगा? ठीक है। जब किसी को कोई चीज देकर वापस लेनी होती है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपने देखा, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आई। समझ में आ गया? अब चाहिए के अर्थ में जो है आप जानते हो विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा, और आज्ञा अर्थक में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो ये कुछ मोटे मोटे नियम हो गए। शेष जो है मैंने आपको नियम पर कारक और विभक्तियों संबंधी पढ़ाए हैं, तो उनका अनुपालन होगा। ठीक। तो अब देखा आपने कि जितने वचन का कर्ता होता है उतने वचन की ही क्रिया आती है। कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया आएगी। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब मैं जो है, अच्छा दूसरी बात, जिस पुरुष का कर्ता होता है उसे पुरुष की क्रिया आती है। तो मैं जो है उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है,
तो उत्तम पुरुष के एक वचन का ही कर्ता आएगा, ठीक है। और उस उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि पढ़ता हूँ, लट लकार है यानी वर्तमान काल, तो लट लकार पठ धातु के रूप चलेंगे इसमें। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामा। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है। इसी तरह से जिस काल का वाक्य होता है मैंने अभी बताया कि लट लकार लट लकार वर्तमान काल। अब दूसरा लिट लकार। लिट लकार का मतलब भूतकाल। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी या पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा सह पुस्तकम। यहाँ पर आपने देखा कि कर्ता एक वचन का है, एक वचन का कर्ता आ गया। पुस्तक कर्म है हमारा, तो द्वितीया विभक्ति पुस्तकम। और पढ़ी थी ये भूतकाल का है, यानी लिरिट लकार लिरिट, ये लिरिट, ये तो लिरिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन, तो सा पुस्तकम अठर, ठीक। अब अगर वाक्य भूतकाल का हो कि तो भूतकाल की क्रिया आएगी, यानी लंग लकार। लंग लकार में देखिए, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। अहम स्वः, स्व मीन्स आगे आने वाला कल, और ह्यः, ह्यः बीता हुआ कल, ठीक है। ये ह्यः बीता हुआ कल यानी एस्टरडे, और स्व आगे आने वाला कल यानी टुमारो। तो अहम स्वः आपणम आपणम गमिष्यामि। लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक। अब जहां कहीं कोई आज्ञा दी जाए, जहां कोई आज्ञा दी जाए, वहां लोट लकार का प्रयोग होता है। कौन से लकार का? लोट। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ लोट लकार आएगी आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम पुस्तकम पठ, ठीक। और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार आती है, समझ में आया? चाहिए के अर्थ में कौन सी लकार आती है? विधिलिंग लकार। जैसे देख लीजिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। सः पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक। उसे का तात्पर्य सा से है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और ये कि
कभी कभार क्या करते हैं कि जब भूतकाल का कोई वाक्य होता है और संबंधित हमें क्रिया का रूप नहीं आता है तो वर्तमान काल की क्रिया लगा करके इसम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसम। ये इसम लगा देते हैं। ये उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे नदी के किनारे एक शालमल का वृक्ष था। तो नद्याः तीरे एकः शालमल वृक्षः आसीत्। आसीत माने था। ठीक। उसकी लंबी शाखाओं में घोंसला बनाकर गौरैया का जोड़ा रहता था। ठीक। तो अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तस्य लंबमान शाखाओं में, ठीक है, अधिकरण कारक है। तो तस्य लंबमान शाखायाम घोंसला कुलायाम बनाकर रचयित्वा, इत्वा प्रत्यय लगा है, रचयित्वा गौरैया का जोड़ा चटका माने गौरैया मादा पक्षी, चटक नर पक्षी, दंपति चटक दंपति वसतः। अब ये देखा आपने कि वर्तमान काल की क्रिया है वसति वस्ता द्विवचन, क्योंकि दंपति है ना, द्विवचन हो गया तो वसति वस्ता द्विवचन की क्रिया आई और इसमें हमने इसम लगा दिया तो ये भूतकाल का वाक्य बन गया। तस्य लंबमान शाखायाम कुलायाम रचयित्वा चटक दंपति ही वसता है इसमें। तो ये हो गया। और देखिए आपको एक राज की बात बता दूं कि कम से कम एक लकार पांचों विभक्तियों में याद होनी चाहिए। जैसे सबसे सरल है पठ है या गम है, इसको पांचों लकारों में याद कर लीजिए। सीटेट में तो कोई खास परेशानी, सॉरी टेट में तो कोई खास परेशानी नहीं, लेकिन सीटेट में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका संस्कृत भाषा में ही होता है। तो उसकी भाषा को अच्छे से समझने के लिए आपको ये अनुवाद के नियम बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। एक कहावत है कि अगर कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो 50% अपने आप ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है केवल एक धातु को पांचों विभक्तियों में तैयार कर लीजिए। ठीक। हल्की फुल्की चलती फिरती मीनिंग्स तैयार कर लीजिए और ये कारक और विभक्तियाँ के जो नियम हैं मैंने पढ़ा है, साथ ही साथ इनको ध्यान में रख करके आप
अनुवाद करिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब कारकों के आधार पर देख लीजिए जैसे क्या है, एक एक मैं उदाहरण करवा देता हूँ, 5-6 उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैं फल खाता हूँ, रमेश फल खाता है, रमेश फल खाता है। तो आपने देखा कि फल खाने का काम किसने किया? रमेश ने। तो ये करता है, ठीक है, और फल क्रिया है, तो ये तो कर्ता हमेशा प्रथमा में रहेगा और क्रिया जो है द्वितीया में रहेगी। रमेशः फलम खादत, रमेशः फलम खादत। ठीक, अब शीला विद्यालय जाती है, तो शीला विद्यालय में गच्छति। ठीक है, और कर्ता ने कर्म को, तो यानी आपने देखा कि फल को खाता है, तो यहाँ द्वितीया आ गई, को चिन्ह आया ना। कर्ता ने चिन्ह में यानी प्रथमा विभक्ति रमेश में, और फल में द्वितीया विभक्ति, फल को खाता है। रमेश बाजार जाता है, रमेशा आपणम गच्छति। हाँ, शीला विद्यालय जाती है, शीला विद्यालय गच्छति। तो जहाँ को चिन्ह होगा वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, इसी तरह से कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा, वह कलम से पत्र लिखता है। अब आपने देखा कि कलम की सहायता से, तो जहां किसी की सहायता से कोई काम किया जाता है तृतीया विभक्ति आती है, करण कारक। तो अब यहाँ कलम की सहायता से यानी से चिन्ह आया, तो शाह, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? शाह कलमेन, कलमेन सा कलमेन पत्रम लिखा। ठीक, चतुर्थ तृतीया कर्ण से चतुर्थी संप्रदान को के लिए प्रमोद भाई के लिए फल लाता है। ठीक है, अब कर्ता ने कर्म को करण से चतुर्थी संप्रदान को के लिए, तो अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? प्रमोदः भ्राताय, ये भाई के लिए, भ्राताय फलान आनयत। चतुर्थी संप्रदान को के लिए, और पंचमी अपादान से यानी अलग के अर्थ होने के अर्थ में, वह घर से, ये वह घर से विद्यालय जाता है, वह घर से विद्यालय जाता है। तो अब आप देखिए, अब घर से अलग हो रहा है, तो जहाँ पृथकत्व होता है, अलगाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति। शाह गृहात, शाह गृहात विद्यालयम, विद्यालय को जाता है, यहाँ को चिन्ह छिपा है तो द्वितीया विभक्ति गच्छति। अब वह जो है प्रथम पुरुष से एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष से एक वचन की क्रिया गच्छति।
क्लियर हो गया ना। और काकी के रारी रे यानी जहाँ संबंध हो वहाँ षष्ठी विभक्ति। मोहन उसका भाई है। मोहन, हाँ देखा आपने कि मोहन भाई है तो मोहन कर्ता का है तो कर्ता का अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। मोहना तस्य भ्रातः अस्ति। ठीक। और अधिकरण में पर यानी जहाँ कोई आधारो अधिकरण, जहाँ कोई चीज़ जो है आधार का काम करती है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे वह है आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता है। सा आसने तिष्ठति। ठीक, इस तरह से ये सप्तमी विभक्ति तक के ट्रांसलेशन हो गए। अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही आती है। ठीक है, यानी कर्ता कारक ही होता है, प्रथमा विभक्ति आती है। तो इस तरह से मोटे तौर पर कुछ नियम हो गए। शेष जो गहराई से नियम है वो आपने कारक और विभक्तियों के प्रयोग में पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं समाधान करूँगा। तो नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।